मैं इंजीनियर अनिल कुमार सिंह, लेक्चरर इन सिविल इंजीनियरिंग, आरबीएस पॉलिटेक्निक, बिजपुरी, आगरा, सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर, ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हाईवे इंजीनियरिंग का यूनिट 2 का लेक्चर 1 ले रहा हूँ और इसका टॉपिक है हाईवे जियोमेट्रिक्स। इसमें हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हमको पढ़ना है सड़क कुट्टिम की या पेमेंट की मोटाई, या ऐसे कह सकते हैं थिकनेस ऑफ पेमेंट। सड़क कुट्टिम की मोटाई या पेमेंट थिकनेस ये निम्न 4 चीज़ों पर निर्भर करती है। पहला है यातायात भार, दूसरा है अवमृदा या सब ग्रेड की प्रकार तथा सामर्थ्य, तीसरा है पर्यावरणीय प्रभाव, वर्षा या तापमान, और चौथा है आयु पर विचार करते हुए इसकी सड़क कुट्टिम की मोटाई निर्धारित की जाती है। सड़क कुट्टिम या सड़क पेमेंट 2 प्रकार का होता है। पहला लचीला या नम्य पेमेंट, दूसरा फ्लेक्सिबल पेमेंट। एक ही बात है, लचीला या नम्य या फ्लेक्सिबल पेमेंट। और सेकंड है दृढ़ पेमेंट, दृढ़ पेमेंट या रिजिड पेमेंट। ग्रेवल और वाटर बाउंड मैकाडम वाली जो ब्लैक टॉप की या काली पृष्ठ की सड़कें लचीले पेमेंट वाली होती हैं, और सीमेंट कंक्रीट पट्टियों की सड़कें दृढ़ पेमेंट वाली कही जाती हैं। लचीला पेमेंट अपने ऊपर आने वाले पहियों के भार को नीचे की परतों पर इनके कणों के संपर्क द्वारा ट्रांसफर या आंतरित करता है। अतः यह पेमेंट कई परतों में बनाया जाता है, और ऊपर का आस्तरण या लेयर जो यातायात के घर्षण को भी वहन करता है, अच्छे पदार्थ का डाला जाता है। बिटुमिनी कंक्रीट एक अच्छा लचीला पेमेंट प्रदान करती है। दृढ़ पेमेंट, रिजिड पेमेंट एक ठोस स्लैब की भांति कार्य करता है और प्रतिबलों को तली पर अधिक बड़े क्षेत्र पर आंतरित करता है। दृढ़ पेमेंट की आनमन सामर्थ्य के साथ साथ तनन सामर्थ्य भी होती है। दृढ़ पेमेंट आधार की असम सतहों के दोषों को भी ढांप लेता है। सीमेंट कंक्रीट और प्रबलित कंक्रीट स्लैब एक अच्छा कुट्टिम बनाती है। सड़क स्कंध या रोड शोल्डर्स पेमेंट के दोनों किनारों पर पर्याप्त चौड़ी पट्टी छोड़ी जाती है। जिसे सड़क स्कंध बर्म, BERM बर्म कहते हैं। स्कंध की चौड़ाई 2.4 mm रखनी चाहिए ताकि एक ट्रक या बस इस पर सुरक्षित खड़ी की जा सके, परंतु IRC के अनुसार यह 2.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आता है उपांत या कर्व, और अंग्रेजी में कहते हैं CURB कर्व या KERB कर्व। सड़क कुट्टिम के किनारों पर पदाती पथ फुटपाथ बनाने के लिए इस किनारी के साथ साथ विशेष किनारी पत्थर ईंट लगाई जाती है, जिसे कर्व कहते हैं। यह कर्व सड़क कुट्टिम को अतिरिक्त सामर्थ्य और सुरक्षा प्रदान करता है। कर्व सामान्यतः नगरीय सड़कों पर दिए जाते हैं। यह वाहनों को पदाती पथ पर चलाने के लिए वाहनों को पदाती पथ पर चढ़ने से भी रोकता है। यह कर्व कुट्टिम किनारों से थोड़ा ऊंचा रखा जाता है। इसके फंक्शंस क्या हैं सड़क स्कंध के?
यह सड़क पेमेंट को उखड़ने से बचाते हैं, भविष्य में पेमेंट की चौड़ाई बढ़ाने के काम आते हैं और एकल लेन वाली सड़कों में अन्य वाहनों को पास देने के लिए वाहन का एक पहिया बर्म पर उतार लिया जाता है। क्षतिग्रस्त वाहन को अस्थायी तौर पर सड़क स्कंध पर खड़ा किया जा सकता है। स्कंध सर्विस लेन या आपातकालीन लेन की भूमिका निभाते हैं। इसके बाद पार्श्व ढालें, साइड स्लोप। सड़कों में मृदा भराव अथवा कटान बिल्कुल सीधा नहीं रखा जाता है, ऊर्ध्व नहीं रखा जाता है, क्योंकि इस प्रकार का मृदा परिच्छेद अस्थिर होता है और ये ढह जाता है। इसे उपयुक्त पार्श्व ढाल देकर बनाया जाता है। मृदा ढालें कटने पर सड़क कुट्टे को नष्ट होने और उखड़ने से बचाती हैं। तीखी ढालें शीघ्र नष्ट हो जाती हैं और चपटी ढालें स्थिर रहती हैं। इनका अनुरक्षण सरल होता है और यातायात को भी सुरक्षा बनी रहती है। सामान्यतः मृदा भराव फिलिंग में 1.5:1 क्षैतिज ऑब्लिक ऊर्ध्व और मृदा कटान में 1:1 की पार्श्व ढालें उपयुक्त रहती हैं। मृदा कटान में 1:1 की पार्श्व ढालें उपयुक्त रहती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में क्योंकि भूमि चट्टानी होती है, वहाँ कुछ तीखी ढालें 1/2 या 1/4 अपनाई जा सकती हैं। IRC के अनुसार सड़क भराव और कटान की पार्श्व ढालें निम्न ली जाती हैं। कटिंग में सामान्य अगर मृदा है तो 1:1 और 1/2 हॉरिजेंटल अनुपाते वर्टिकल। मृदा चट्टान है तो 1/4:1 1.5:1 और कठोर चट्टान है तो ऊर्ध्वकाट। फिलिंग में जब मृदा भराव गहराई 0.8 मीटर से अधिक हो तो मृतिका में अगर मृदा हो तो 2:1 लिया जाता है और हाफ हॉरिजेंटल ऑब्लिक वर्टिकल। इसके बाद सड़क पट्टी की चौड़ाई, मार्ग अधिकार। सड़क पट्टी की चौड़ाई या मार्ग अधिकार, इसको कहते हैं रोड लेंथ और राइट ऑफ वे। सड़क निर्माण के लिए भूमि की जितनी चौड़ी पट्टी की आवश्यकता पड़ती है उसे मार्ग अधिकार कहते हैं या सड़क भूमि कहते हैं। इसे स्थायी भूमि भी या परमानेंट लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि यह पट्टी भूमि स्वामियों को मुआवजा देकर स्थायी रूप से अधिग्रहण की जाती है। पट्टी की चौड़ाई निम्नलिखित आवश्यकताओं को देखते हुए निर्धारित की जाती है। निर्माण तल की चौड़ाई। दूसरा, भराव और कटान की स्लोप्स के लिए आवश्यक क्षैतिज भूमि। यह भूमि भराव और कटाव की कुल गहराई और मृदा ढाल पर निर्भर करती है। किसी बिंदु पर सड़क भराव और कटान की गहराई सड़क के अनुप्रस्थ काट से ज्ञात की जाती है। सामान्यतः भराव में मिट्टी की ढाल 1:2 वर्टिकल ऑब्लिक हॉरिजेंटल तथा कटान में 1.5 वर्टिकल अनुपात हॉरिजेंटल रखी जाती है और वक्र पर पेमेंट के अधिक चौड़ाई के लिए तथा उपयुक्त दूरी के लिए स्थान रखा जाता है। जल निकास नालियां, पेड़ों की पंक्तियां, सड़क सामग्री रखने के लिए भूमि का भी प्रबंध करना पड़ता है। और भविष्य में सड़क को अधिक चौड़ा करने के लिए भूमि सड़क के बन जाने से उस क्षेत्र की भूमि का मूल्य बढ़ जाता है और सड़क सीमा के साथ साथ लोगों के पक्के मकान बन जाते हैं, जिन्हें कालांतर में अधिग्रहण करने में कठिनाई पड़ती है। सरकार को मुआवजा भी अधिक देना पड़ता है। इसलिए भविष्य में संभावित सड़क विस्तार को पहले से ही भूमि की पर्याप्त चौड़ी पट्टी का अधिग्रहण करना चाहिए। भारतीय सड़क कांग्रेस के अनुसार
विभिन्न सड़कों के लिए स्थायी भूमि की चौड़ाई IRC के अनुसार पांचों तरह की सड़कों के लिए दी गई हैं। मैदानी क्षेत्रों में राष्ट्रीय महामार्ग के लिए सामान्यतः 60 मीटर और न्यूनतम 40 मीटर, और राज्य महामार्ग के लिए मैदानी क्षेत्र में 45 मीटर और न्यूनतम 30 मीटर। मुख्य जिला सड़कों के लिए सामान्यतः 30 मीटर, न्यूनतम 20 मीटर, और अन्य मेजर अदर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए 25 मीटर और मिनिमम 15 मीटर, और ग्रामीण सड़कों के लिए 18 मीटर और 12 मीटर। अस्थायी भूमि। अस्थायी भूमि क्या है? अस्थायी भूमि यानी टेम्परेरी लैंड सड़क निर्माण के लिए जब यह अधिक भराव में होती है तो आवश्यक मिट्टी सड़क पट्टी के बाहर से निजी जमीन से ली जाती है। मिट्टी लेने के लिए भूमि में खतान या बोरोपिट्स लगाए जाते हैं। यह खतान सामान्यतः 30 सेंटीमीटर गहरे रखे जाते हैं, और बल्कि मिट्टी निकालने के बाद खतान लगाने के लिए जमींदारों की भूमि को स्थायी तौर पर अधिग्रहण नहीं किया जाता है, बल्कि मिट्टी निकालने के बाद यह भूमि उन्हें लौटा दी जाती है और जमींदारों से केवल मिट्टी लेने का शुल्क दे दिया जाता है। इस प्रकार इस्तेमाल में लाई गई भूमि सड़क की अस्थायी भूमि कहलाती है। अस्थायी भूमि इस धारणा पर ली जाती है कि कुछ समय बाद इसमें लगाए गए खतान आंधी पानी से भर जाएंगे और भूमि पूर्ववत उपजाऊ दशा में आ जाएगी। इसके बाद भवन रेखा, बिल्डिंग लाइन, सड़कों और रेल मार्गों के भविष्य में विस्तार को ध्यान में रखते हुए और लोगों के सरकारी भूमि पर अतिक्रमण इनकरोचमेंट करने की आदत को देखते हुए रोड एक्ट के अनुसार सरकारी सीमा से सटकर कोई भी पक्का निर्माण नहीं बनाया जा सकता। सीमा से सटकर कोई भी पक्का निर्माण नहीं बनाया जा सकता। सभी पक्के निर्माण सरकारी सीमा रेखा से कुछ हटकर ही अनुज्ञेय होते हैं। सभी पक्के निर्माण सरकारी सीमा रेखा से कुछ हटकर ही अनुज्ञेय या परमिसेबल होते हैं। अतः जिस रेखा तक निजी लोगों द्वारा पक्के निर्माण किए जा सकते हैं उसे भवन रेखा कहते हैं। मैदानी क्षेत्रों में सड़क सीमा से भवन रेखा की दूरी निम्न ली जाती है। राष्ट्रीय राज्य महामार्ग के लिए या नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के लिए 80 मीटर, मुख्य जिला सड़कों के लिए 50 मीटर और अन्य और ग्रामीण सड़कों के लिए 25 मीटर। सड़क क्षमता क्या है? सड़क क्षमता को कहते हैं रोड कैपेसिटी। सड़क के किसी प्रेक्षण बिंदु ऑब्जर्वेशन पॉइंट से 1 घंटे में कि निकलने वाले सभी प्रकार के वाहनों की अधिकतम संख्या को सड़क क्षमता कहते हैं। इसे वाहनों के कुल भार यानी टन्स में भी व्यक्त किया जाता है। सड़क क्षमता को ज्ञात करने के लिए समय समय पर यातायात सर्वेक्षण किया जाता है। सड़क क्षमता के आंकड़ों के आधार पर पेमेंट की चौड़ाई व मोटाई निर्धारित की जाती है। सड़क की क्षमता निम्न सूत्र से ज्ञात की जा सकती है। C कैपिटल इक्वल टू 1000 V/S, जहां पर C प्रति लेन प्रति घंटा वाहनों की संख्या और V कैपिटल वाहन की गति किलोमीटर पर आवर और S है एकल पंक्ति में आगे पीछे चल रहे वाहनों के मध्य औसत दूरी मीटर में। ये जो है वाहन के पिंडों के मध्य के सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दूरी होती है। इसके बाद हमको पढ़ना है यातायात लेन। यातायात लेन को क्या बोलते हैं?
इसको बोलते हैं ट्रैफिक लेन। ट्रैफिक लेन, ट्रैफिक लेन क्या है? सड़क पेमेंट की वह न्यूनतम चौड़ाई जिस पर एक ही दिशा में जाने वाले अथवा आने वाले सामान्य माप के वाहन एक पंक्ति का अनुसरण करते हुए सुविधा से चल सकें। एकल लेन या सिंगल लेन कहलाती है। वर्तमान में वाहनों की अधिकतम चौड़ाई 2.5 मीटर। वर्तमान में वाहनों की अधिकतम चौड़ाई 2.5 मीटर देखते हुए एकल लेन की चौड़ाई 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, परंतु सुरक्षा की दृष्टि से एकल लेन की सड़क 3.8 मीटर चौड़ी रखी जाती है, ताकि वाहन के अगल बगल में पर्याप्त खुली जगह बनी रहे। तो यातायात की सघनता के अनुसार, डेंसिटी के अनुसार सड़क के लेनों की संख्या रखी जाती है और टेबल में आपको प्रति घंटा वाहनों की संख्या के आधार पर अपन ये तय करते हैं कि कितनी लेन का जो है पेमेंट बनाया जाएगा। सपोज प्रति घंटा वाहनों की संख्या बहुत हल्का यातायात है तो लेन जो है सिंगल लेन कम से कम जरूरत पड़ेगी और पेमेंट की कुल चौड़ाई 3.8 मीटर और क्रॉस करने के लिए पेमेंट के दोनों ओर बर्म, आवश्यक चौड़े बर्म बनाने पड़ेंगे। ग्रामीण सड़कों के लिए न्यूनतम 3.3 मीटर कम से कम पेमेंट की चौड़ाई कम से कम ग्रामीण सड़कों के लिए 3 मीटर होनी चाहिए। 3 मीटर। अगर प्रति घंटा 300 वाहन गुजरते हैं, अगर 300 वाहन प्रति घंटा गुजरते हैं तो जो लेन संख्या है वो 2 लेन होनी चाहिए, डबल लेन होनी चाहिए और पेमेंट की
कुल चौड़ाई 7.5 मीटर रखी जाती है। 7.5 मीटर रखी जाती है। अगर 300 से 600 के बीच वाहन गुजरते हो 1 घंटे में तो 3 लेन रखी जाती है। और पेमेंट की कुल चौड़ाई 10.5 मीटर रखी जाती है। और यदि 600 से लेके 1500 वाहन प्रति घंटा गुजरने का आंकड़ा है, 600 से 1500, तो 4 लेन रखना जरूरी है, लेन संख्या। और 2 लेनों वालों के लिए 2 अलग अलग यान पथ ड्वेल कैरिएज वे बनाए जाते हैं, जिनके मध्य में ट्रैफिक सेपरेटर या मीडियन छोड़ा जाता है। इसके बाद आपको पढ़ना है यातायात पृथक्कारी। इसके बाद आपको पढ़ना है यातायात पृथक्कारी, जिसको बोलते हैं मध्य पट्टी, और इंग्लिश में कहते हैं ट्रैफिक सेपरेटर और मीडियन। इसे क्या बोलते हैं? मीडियन। यातायात महामार्गों पर विपरीत दिशा से आने वाले सड़क वाहनों को आमने सामने की टक्कर से बचाने के लिए सड़क चौड़ाई के मध्य में इसकी लंबाई की दिशा में एक चेतावनी रेखा पीले रंग की डाल दी जाती है, अथवा कुछ ऊंची लगभग 60 सेंटीमीटर ऊंची एक पक्की पटरी बना दी जाती है। इसे हम यातायात पृथक्कारी कहते हैं। मध्य पट्टी के कारण दोनों तरफ का यातायात अपनी अपनी लेन में रहने के को बाध्य हो जाता है। 2 चीजें, या तो आप इसकी लंबाई की दिशा में एक चेतावनी रेखा पीले रंग की डाला रोड पे, या कुछ ऊंची लगभग 60 सेंटीमीटर ऊंची पक्की पटरी बना दी जाती है। इसको हम यातायात पृथक्कारी कहते हैं। सड़क भूमि के उपलब्ध होने पर 2.5 मीटर अथवा इससे अधिक पट्टी की चौड़ाई रखी जा सकती है, परंतु ये जो है 1.5 मीटर से किसी भी कम नहीं होनी चाहिए। और लंबे पुलों पर, जो लंबे पुल होते हैं, उसमें पृथक्कारी की जो चौड़ाई है 1.2 मीटर ली जाती है। लंबे पुलों पर 1.2 मीटर ली जाती है। सामने से आ रहे वाहन की हेडलाइट के चौंध को रोकने के लिए पृथक्कारी की चौड़ाई 6 मीटर होनी चाहिए, पर IRC के अनुसार यह चौड़ाई 5 मीटर मिनिमम होनी चाहिए। सामने से आने वाले वाहनों के चकाचौंध को कम करने के लिए कम चौड़ी पृथक्कारी पर हम कम ऊंचाई की फूलदार झाड़ियां उगाई जा सकती हैं। और नगरीय सड़कों पर चलने वाले लोगों के लिए इधर उधर से सड़क पार करने को रोकने के लिए मध्य पट्टी पर कम ऊंचाई की रेलिंग भी लगा दी जाती है। इसके बाद आता है सड़क उभार।
सड़क उभार या इसे कहते हैं अनुलंब अनुप्रस्थ ढाल। सड़क उभार या अनुप्रस्थ ढाल, इसी को कहते हैं कैम्बर और इसी को कहते हैं क्रॉस स्लोप और क्रॉस फॉल। एक ही बात है सर। पक्की सड़कों का मध्य भाग इनके किनारों की तुलना में कुछ ऊंचा रखा जाता है, अर्थात सड़क को मध्य के किनारों की ओर आड़ी ढाल दी जाती है। कैसे? जैसे ये यान पथ है, ये यान पथ है, इसके बाद ये स्लोप है, इसके बाद ये, तो ये तो क्या हो गया, बर्म। और ये जो है यहाँ पे सड़क का शीर्ष है, इसको क्राउन कहते हैं। तो ये जो गैप है, ये वाला, ये ढाल दिया गया, ये ढाल दिया गया। तो इसको हम बोलते हैं कैम्बर, या इसको हिंदी में बोलते हैं उभार, या अंग्रेजी में बोलते हैं कैम्बर। तो सड़क सतह के मध्य में किनारों की ओर आड़ी ढाल या क्रॉस स्लोप दी जाती है। इसे सड़क का उभार, मध्य उठान, पार्श्व ढाल या कैम्बर कहते हैं। कैम्बर देने से सड़क की ऊपरी सतह कॉन्वेक्स या कछुए की पीठ की तरह बैक ऑफ ए टॉर्टोइस जैसी दिखती है। सड़क के मध्य के सबसे ऊंचे बिंदु को शीर्ष या शिखर कहते हैं। आवश्यकता क्या है? आवश्यकता क्यों है इसकी भाई? पहला है वर्षा जल को सड़क सतह से दूर ले जाने के लिए, ताकि सड़क सूखी बनी रहे, सड़क सूखी बनी रहे और इस पर फिसलन न हो। और कैम्बर के कारण वर्षा जल मध्य से किनारों की तरफ बह जाता है। सेकंड, दूसरा कारण, सड़क के जो अधः स्तर है, जिसको सबग्रेड कहते हैं, सबग्रेड में पानी का प्रवेश रोकने के लिए वर्षा जल अधिक समय तक सड़क सतह पर एकत्र रहता है, तो सड़क के भीतर घुसकर उसको ये क्षति पहुंचाता है। तो सबग्रेड में पानी न पहुंचे। थर्ड, विपरीत दिशाओं से आ रहे यातायात को अलग रखने के लिए सड़क मध्य में उभार होने के कारण इसे वाहन जो है इसे बार बार पार नहीं करते हैं और अपने हाथ पे रहने की चेष्टा करते हैं। इससे आमने सामने की टक्कर की संभावना कम रहती है। इसके बाद दूसरा है, कैम्बर सड़कों को सीधी लंबाई में ही दिया जाता है, वक्र पर नहीं। जब सड़क सीधी चल रही हो तभी कैम्बर देते हैं। वक्र पर सड़क का बाहरी किनारा अपकेंद्री बल को उदासीन करने के लिए आवश्यक रूप से ऊंचा और भीतरी किनारे की अपेक्षा उठा दिया जाता है, जिससे वर्षा जल स्वयं ही सड़क से निचले या भीतरी किनारे पर बह जाता है।
कैम्बर का मापन, कैम्बर का मापन। कैम्बर उभार और सड़क की आधी चौड़ाई का, उभार और सड़क की आधी चौड़ाई का अनुपात होता है। यह उदग्र, ऑब्लिक यह अनुपात क्षैतिज के मतलब हॉरिजेंटल अनुपात वर्टिकल के रूप में दर्शाया जाता है। इसका अर्थ है यदि सड़क 6 मीटर चौड़ी है तो इसका शिखर इसके किनारों से 1/60 इंटू 6/2 यानी आधी चौड़ाई सड़क की 6/2, तो ये जो है 1/20 मीटर या 5 सेंटीमीटर ऊंचा रखा जाता है। फिर से समझिए, उभार सड़क की आधी चौड़ाई का अनुपात होता है और यह उदग्र अनुपात क्षैतिज के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे कि 1/60 का उभार है मान लो, तो 1/60 का मतलब है कि यदि सड़क की कुल चौड़ाई 6 मीटर है तो इसका शिखर इसके किनारे से 1/60 इंटू 6/2 सड़क की आधी चौड़ाई, इसे निकाल लेंगे, ये आएगा 5 सेंटीमीटर ऊंचा रखा जाता है। कैम्बर का मान सड़क की आधी चौड़ाई के लिए ज्ञात किया जाता है क्योंकि शिखर से ढाल दोनों किनारों की तरफ जाती है। कैम्बर को हम प्रतिशत में भी दर्शाते हैं, कैम्बर को हम प्रतिशत में भी दर्शाते हैं, परसेंटेज में भी दर्शाते हैं। जैसे 2%, 3%, इसका मतलब है अर्थात 6 मीटर चौड़ी सड़क के लिए 6 मीटर चौड़ी सड़क के लिए 2% कैम्बर के लिए क्या होगा, 2/100 इंटू और सड़क की आधी चौड़ाई 6/2 यानी 0.06 मीटर यानी कि अथवा 6 सेंटीमीटर। तो ये 6 सेंटीमीटर जो है प्रतिशत में इस तरह से निकालते हैं। 2% दिया हो या 3% दिया हो और सड़क 6 मीटर चौड़ी है तो 2% कैम्बर के लिए 2/100 गुणित 6/2 6/2 0.06 मीटर 6 सेंटीमीटर। कैम्बर का मान क्या होता है? कैम्बर का मान है चूंकि कैम्बर वर्षा जल के प्रवाह के लिए दिया जाता है इसलिए इसका मान सड़क की सतह और क्षेत्र की तीव्रता, वर्षा की तीव्रता को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है। खुरदरी सतहों के लिए अधिक ढाल दी जाती है जबकि समतल और चिकनी सड़क सतह पर कैम्बर कम रखा जाता है। कैम्बर सड़क संरचना में सबग्रेड से ही देना शुरू कर देते हैं। सबग्रेड मतलब सबसे नीचे की जो लेयर होती है। कैम्बर लगाने और जांच के लिए सड़क सरेखण पर 15 से 30 मीटर की दूरी पर लकड़ी के टेम्पलेट या इसको कहते हैं हिंदी में उभार फरमा प्रयोग किए जाते हैं।
सड़क के बर्मों को वांछित कैम्बर में लाया जाता है ताकि इन पर भी वर्षा जल एकत्रित न हो। मतलब सड़क के बर्मों पे भी, आप जो साइड में बर्म होते हैं उसमें भी वांछित कैम्बर दिया जाता है 1/40 का, ताकि इन पर भी वर्षा जल एकत्रित न हो। भारतीय सड़क कांग्रेस यानी कि IRC के अनुसार विभिन्न सतहों वाली सड़कों के लिए कैम्बर सारणी नीचे मैं बताने जा रहा हूं। मान लीजिए पहला है कंक्रीट रोड है। क्या है? कंक्रीट रोड है, तो उभार या कैम्बर रखा जाएगा 1/60। 1/60 का मतलब 1.7%। दूसरा, अगर बिटुमिनस रोड है, बिटुमिनस रोड है, बिटुमिनस रोड है अगर, तो ये रखा जाएगा 1/30। परसेंटेज में से कहेंगे 1/50, सॉरी 1/50 यानी 2%। थर्ड, अगर WBM रोड है या ग्रेवल रोड है तो येगा 1/40 यानी कि 2.5%। कच्ची सड़क है, कच्ची सड़क है जिनको आप अर्थ रोड कह सकते हैं, तो 1/25 यानी 4%। अगर पेविंग्स है, पेविंग, तो 1/60 अर्थात अथवा 1.7%। और अत्यधिक कैम्बर से क्या है, क्या हानियां हो सकती हैं? अत्यधिक कैम्बर से हानि क्या हो सकती है? सड़क पर अत्यधिक पार्श्व ढाल देने से पानी तेजी से किनारों या बर्म की तरफ बढ़ता है और कच्चे बर्म और सड़क भराव की ढालें कट जाती हैं और गड्ढे पड़ जाते हैं। दूसरा, अधिक कैम्बर के कारण वाहन सड़क के मध्य भाग में रहने की चेष्टा करते हैं, जिससे सड़क का वह भाग शीघ्र टूटने लगता है। वाहनों की आमने सामने की भिड़ंत की संभावना बढ़ जाती है। वाहन की तेज चाल पर बाहरी किनारों की तरफ फिसलने की संभावना रहती है। आगे चल रहे वाहन को क्रॉस करने पर टायरों पर अधिक दबाव पड़ता है। इसके बाद है अनुलंब ढाल के प्रकार। अनुलंब ढाल या कैम्बर के प्रकार। सड़क में पानी बह जाने के लिए सड़क से इसकी सतह को कोई भी उपयुक्त ज्यामिति, ढाल या वक्र दिया जा सकता है, परंतु निम्नलिखित प्रकार के कैम्बर अधिक व्यवहारिक कहलाते हैं। पहला है वृत्ताकार कैम्बर। वृत्ताकार कैम्बर, सर्कुलर कैम्बर। सेकंड है परवलयाकार कैम्बर, पैराबोलिक कैम्बर। थर्ड है दीर्घवृत्ताकार कैम्बर, जिसको कहते हैं इलिप्टिकल, ELIPTICAL, इलिप्टिकल कैम्बर। और लास्ट है, सेकंड लास्ट है कंपोजिट कैम्बर। कंपोजिट कैम्बर और
अगला है स्ट्रेट लाइन कैम्बर। स्ट्रेट लाइन कैम्बर यातायात की दृष्टि से वृत्ताकार के स्थान पर परवलयाकार या दीर्घ वृत्ताकार सड़क सतह उत्तम रहती है, क्योंकि इससे सड़क का मध्य भाग, चपटा और किनारों पर अधिक ढाल प्राप्त होती है। यह द्रुतगामी यातायात के लिए सुविधाजनक रहता है, क्योंकि अन्य मंद गति के वाहनों को क्रॉस करते समय सड़क शिखर को बार बार पार करना पड़ता है, और बिटुमनी सड़कों के लिए ये कैम्बर ठीक रहते हैं। और इसके फिगर बने हुए हैं आपकी बुक्स में, इनको आप बना लीजिएगा। इसके बाद सीमेंट कंक्रीट की सड़क पर उत्तम और चिकनी सतह होने के कारण कैम्बर बहुत कम दिया जाता है। इसके लिए स्ट्रेट लाइन कैम्बर दिया जाता है, और बिटुमनी सड़क के लिए ये वाला कैम्बर अच्छा रहता है, ये परवलयाकार और दीर्घवृत्ताकार। इसके बाद अगला टॉपिक है अनुलंब ढाल। क्या है? अनुलंब ढाल, या इसे कहते हैं ग्रेडियंट। अनुलंब ढाल या ग्रेडियंट। यह धरती सभी क्षेत्रों पर समतल नहीं है। यह ऊबड़ खाबड़ ऊंची नीची सतह रखती है। भूमि की सतह और पार्श्व ढालों निम्नलिखित 4 प्रकार की हो सकती हैं। समतल क्षेत्र पार्श्व ढाल 10% तक, सामान्य रोलिंग ढाल 10 to 25%, माउंटेनियस ढाल 25 to 60%, और स्टीप ढाल 60% से अधिक। धरती की ढाल को देखकर सड़कों की अधिकतम अनुलंब ढालें निर्धारित की जाती हैं। लंबाई की दिशा में सड़क के उठान यानी राइज अथवा पतन यानी फॉल की दर को अनुलंब ढाल कहते हैं, या ग्रेडियंट भी कहते हैं। जब सड़क वाहन चढ़ाव पर हो तो हमको ऊपर मुखी ढाल दी जाती है। इसको कहते हैं अप ग्रेडियंट, या इसको हम कहते हैं धनात्मक ढाल, पॉजिटिव। और जब सड़क उतार पर हो तो इसके लिए अधोमुखी ढाल दिया जाता है, जिसको हम डाउन ग्रेडियंट भी कहते हैं। और ये ऋणात्मक ढाल है, इसे नेगेटिव ढाल कहते हैं। दिशा अनुसार यह शब्द प्रयोग की गए, वास्तव में दोनों ढालें एक ही हैं। सभी जानते हैं भूमि सभी जगहों पर समतल नहीं होती है। निचले स्थान से ऊंचे स्थान पर अथवा ऊंचे स्थान से निचले स्थान पर सड़क ले जाने के लिए इसे अनुलंब ढाल देनी पड़ती। ढाल कुछ भी हो सकती है, परंतु यह ऐसी हो जिस पर सभी प्रकार के वाहन आसानी से बगैर परेशानी के चढ़ सकें। सपोज अनुलंब ढाल का मान ज्ञात करने के लिए 2 विचाराधीन स्थान है, एक है ए और एक है बी, और ये है ए और बी।
अब ये जो सड़क है ये 30 मीटर की है और इस पर 1 मीटर वन, और ये कितनी है 30, तो ये हो गई 36 दूरी, और ये वन हो गया राइज या उठान। तो इसको कहेंगे 1/30 का ग्रेडियंट है। अनुलंब माल का ढाल ज्ञात करने के लिए दो विचाराधीन स्थानों ए और बी, राइज और फॉल, इनकी 36 दूरी से भाग दिया जाता है। इस चित्र के अनुसार सड़क पर स्थित दो बिंदु ए और बी के बीच की 36 दूरी 30 मीटर है और इसके तलों के बीच में जो अंतर है वो 1 मीटर है। तो सड़क ए बी का ग्रेडियंट होगा उठान बटे 36 दूरी। उठान क्या होगा BC बाई AC, यानी 1/30। अर्थात इस सड़क का ग्रेडियंट 1/30 हुआ। इस सड़क का ग्रेडियंट 1/30 हुआ। 1/30 ग्रेडियंट को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए 1/30 इंटू 100, ये हो जाएगा 3.33%। चूंकि सड़क संरेखण में अनुलंब ढाल का मान काफी अधिक रखा जाता है, इसलिए सड़क को किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य ढाल दूरी और भूमि की 36 दूरी में कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है। इसलिए गणना में 36 दूरी के स्थान पर लेंथ अलोंग स्लोप ली जा सकती है। अनुलंब ढाल के बारे में कौन सी ऐसी फैक्टर्स हैं, बातें हैं जिनका हम विचार करते हैं। पहली बात तो यह है कि नगरों और महत्वपूर्ण स्थानों का तल। जो नगर या स्थान ऊंचाई पर स्थित हैं वहां तक सड़क ले जाने के लिए आपको ऊपर मुखी ग्रेडियंट देना पड़ता है। कौन सा ग्रेडियंट देना पड़ता है? ऊपरी मुखी ग्रेडियंट। दूसरा, यातायात की प्रकार या ढाल पर चढ़ने की क्षमता। प्रायः सड़क पर सभी प्रकार के मोटर वाहन, पशु वाहन चलते हैं। इनकी चढ़ने की क्षमता के अनुसार अनुलंब ढाल निर्धारित करते हैं। अधिक तीखी ढाल पर बैलगाड़ियां को चढ़ने में दिक्कत आती है। तीसरा है क्षेत्र में वर्षा जल या बाढ़ स्तर। ठीक है। 12 सड़कें जिनको हम कहते हैं ऑल वीदर रोड्स का तल है जो क्षेत्र के उच्च बाढ़ तल से पर्याप्त ऊंचा रखा जाता है। इसके लिए सड़क को उस क्षेत्र में ऊपर बैठाना पड़ता है। सड़क निर्माण के लिए कटान या भराव। सड़क निर्माण के लिए कटान या भराव, अत्यधिक कटान और अत्यधिक भराव दोनों हो, कोई भी सड़क का निर्माण व्यय अधिक आएगा। इसे कम करने के लिए सड़क तल को नीचे लाया या अथवा ऊपर उठाया जाता है ताकि खर्चा कम आए।
सड़क पर पड़ने वाले नदी नालों के पुलों के पाटन तल। प्रायः पुलों के पाटन तल डेकिंग नदी नालों के अधिकतम बाढ़ तल या जलतल या प्रस्तावित मुक्तांतर के अनुसार पूर्व निर्धारित होते हैं। सड़क को पुलों के पाटन पर लाने के लिए इसके दोनों तरफ के ग्रेडियंट चढ़ते और उतरते ढाल देना अति आवश्यक होता है। रेल या अन्य सड़कों की क्रॉसिंग, समतल पारक या लेवल क्रॉसिंग या सड़क संगम क्रॉस रोड जंक्शन पर सड़क का तल रेल पटरी के तल अथवा अन्य सड़कों के तल पर लाने के लिए ग्रेडियंट दिया जाता है। सड़क सतह की प्रकृति, ग्रेडियंट निर्धारित करते समय सड़क की सतह पर विचार किया जाता है। अगर चिकनी सतह वाली सड़क है तो और अत्यधिक ढालू सड़क पर वाहनों के फिसलने की संभावना रहती है और ब्रेकों पर जोर पड़ता है। सड़क के पार्श्व में स्थित भवनों के लिए पहुंच, नगरीय सड़कों की अनुलंब ढाल निर्धारित करते समय पार्श्व में साइड में निर्मित भवनों के ग्राउंड फ्लोर की स्थिति पर ध्यान देना आवश्यक होता है ताकि भवनों की सड़क तक पहुंच हो सके। भवनों का कुर्सी तल यदि सड़क तल से नीचा है तो यह अच्छा नहीं लगता और सड़क का पानी घरों में घुसने लगता है। इसके बाद आता है अनुलंब ढाल के प्रकार। अनुलंब ढाल के प्रकार, अनुलंब ढाल के प्रकार ये है। पहला है न्यूनतम ढाल, जिसको बोलते हैं मिनिमम ग्रेडियंट। सेकंड नियंत्रक ढाल, नियंत्रक ढाल रूलिंग ग्रेडियंट। इसके बाद है सीमांत ढाल। क्या? सीमांत ढाल, सीमांत ढाल या इसको कहते हैं अधिकतम ढाल और इसको अंग्रेजी में कहते हैं लिमिटिंग ग्रेडियंट और मैक्सिमम ग्रेडियंट। इसके बाद फोर्थ है विलक्षण ढाल। क्या? विलक्षण ढाल को कहते हैं एक्सेप्शनल, EXCEP, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। और है औसत ढाल, इसको बोलते हैं एवरेज ग्रेडियंट। और छठवां और लास्ट है चल या प्लब, चल या प्लब ढाल, इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्लोटिंग, FLOATING, फ्लोटिंग ग्रेडियंट। न्यूनतम ढाल, नगरीय सड़कों को इसके पार्श्व में बनी वर्षा जल निकासी नालियों के तल या बेड को दृष्टि में रखते हुए अनुलंब ढाल जो दी जाती है उसे हम न्यूनतम ढाल कहते हैं। स्पष्ट है कि पार्श्व नालियों में जल प्रवाह बनाए रखने के लिए इसकी तली को अनुलंब ढाल देनी पड़ती है। यदि सड़क को समतल रखा जाता है
और इसमें कोई अनुलंब ढाल नहीं होती है, हो जाती है, नहीं दी जाती है, तो कुछ दूरी पर सड़क तल और नाली तल से बहुत ऊंचा उठ जाता है। ऐसी स्थिति में वर्षा जल तेजी से सड़क नाली में गिरता है, जिससे सड़क सतह और बर्म कटते हैं। अतः सही सड़कों को पार्श्व नालियों की स्थिति के अनुरूप न्यूनतम अनुलंब ढाल देना जरूरी हो जाता है। न्यूनतम ढाल सड़क सतह पर और वर्षा की तीव्रता पर, निकास नाली के प्रकार पर, क्षेत्र की स्थलाकृति पर निर्भर करती है। न्यूनतम ढाल का मान 1/250 से लेके 1/500 रखा जाता है। 1/250 से लेके 1/500 रखा जाता है। बिटुमनी सड़क सतह पर, बिटुमनस रोड पे ये मान 1/250 ठीक रहता है। अनुभव बताता है कि न्यूनतम ढाल सड़कों पर अनुरक्षण व्यय पूर्णतः समतल सड़कों की तुलना में 15 से 20% कम आता है। इसके बाद आता है नियंत्रक ढाल। नियंत्रक ढाल क्या है? यह सड़क संरेखण की अनुज्ञेय ढाल है। अनुज्ञेय ढाल है जिस पर हर प्रकार के मोटर वाहन या पुश गाड़ी बिना अधिक शक्ति खर्च किए अथवा बगैर थके लंबी दूरी तक चल सकें, आवश्यक होने पर रुक सकें और उनके नीचे की तरफ लुढ़कने की शंका न रहे। सड़क इंजीनियर को यदि संभव हो तो सड़कों का संरेखण निर्धारित करते समय नियंत्रक ढाल को वरीयता देनी चाहिए, जिससे सड़क के कटान और भराव कार्य को संतुलित रखने में सहायता मिलती है। यदि क्षेत्र की स्थल आकृति अनुमत करती है तब इससे चपटी ढाल भी अपनाई जा सकती है। मैदानी सड़कों के लिए 1/30 की ढाल दी जाती है और ये होगी 3.33%। और पहाड़ी सड़कों के लिए 1/20 यानी कि 5%। नियंत्रक ढाल को डिजाइन ग्रेडियंट भी कहते हैं। नियंत्रक ढाल को डिजाइन ग्रेडियंट भी कहते हैं। इसके बाद है सीमांत ढाल या अधिकतम ढाल। सीमांत ढाल या अधिकतम ढाल, इसको कहते हैं लिमिटिंग ऑब्लिक मैक्सिमम ग्रेडियंट। क्षेत्र की स्थलाकृति के कारण, स्थलाकृति इसको कहते हैं टोपोग्राफी। स्थलाकृति के कारण सड़क की लंबे मोड़ों अथवा अत्यधिक कटान और भराव से बचने के लिए कई बार
इसे नियंत्रक ढाल से अधिक, नियंत्रक ढाल आप अभी पढ़ चुके थे, नियंत्रक ढाल से अधिक, अधिक ढाल से अधिक ढाल या तीखी ढाल देना जरूरी हो जाता है। इसे सीमांत ढाल या अधिकतम ढाल कहते हैं। फिर से सुनिए, क्षेत्र की स्थलाकृति के कारण सड़क के लंबे मोड़ों के लिए, लंबे मोड़ों की वजह से और अत्यधिक कटान और भराव से बचने के लिए, मतलब बड़ा लंबा मोड़ न देना पड़े, अत्यधिक कटिंग और अत्यधिक फिलिंग से बचना हो, तो कई बार इसे नियंत्रक ढाल से अधिक ढाल, तीखी ढाल, अधिक तीखी ढाल देनी पड़ती है, जरूरी हो जाती है। इसे सीमांत और अधिकतम ढाल कहते हैं। सीमांत ढाल लंबी दूरी तक लगातार नहीं देनी चाहिए। जो सीमांत ढाल है वो लंबी दूरी तक लगातार नहीं देनी चाहिए। ठीक है। कुछ दूरी के बाद कुछ लंबाई तक समतल रखना चाहिए। कुछ दूरी के बाद सड़क को कुछ लंबाई तक समतल रखना चाहिए ताकि वाहन एक चरण की ढाल को पार करके कुछ सुस्ता या आराम कर सकें। सीमांत ढाल के कारण जहां मोटर वाहनों और पशुओं की चढ़ाई पर अत्यधिक शक्ति लगानी पड़ती है, वहां सड़क सतह का वर्षा जल के तेज प्रवाह और टायरों में अधिक दाब के कारण निघर्षण अधिक होता है और उतराई पर ब्रेकों को आवश्यक दाब पड़ता है। इसलिए सीमांत ढाल के मान निम्नलिखित लिए जाते हैं और वो हैं मैदानी सड़कों के लिए 1/20 यानी 5%, और पहाड़ी सड़कों के लिए 1/15, 1/15 यानी 6.67%। इसके बाद है विलक्षण ढाल। विलक्षण ढाल क्या है? विशेष परिस्थितियों में किसी बाधा को लांघने के लिए, यानी क्रॉस करने के लिए सड़क को सीमांत ढाल से अधिक तीखी ढाल देनी आवश्यक हो जाती है। परंतु यह विलक्षण ढाल सड़क की 1.5 किलोमीटर की
दूरी में 1.5 किलोमीटर की दूरी में केवल एक बार दी जाती है, एक बार ही देनी चाहिए, वह भी 100 मीटर की लंबाई तक, वह भी 100 मीटर की लंबाई तक। विलक्षण ढाल के मान निम्नलिखित हैं। मैदानी सड़कों के लिए कितना है? 1/15 और पहाड़ी सड़कों के लिए 1/12। इसके बाद है औसत ढाल। औसत ढाल क्या है? औसत ढाल यह सड़क की कुल विचाराधीन लंबाई में दी गई ढालों का औसत होती है। सड़क संरेखण में दो विचारणीय बिंदुओं के बीच सभी ढालों के कुल राइज को कुल दूरी की लंबाई से भाग देने पर औसत ढाल निकाली जा सकती। सपोज यहाँ पे ए पॉइंट है और आपने इसे ढाल दी, ये यहाँ पे आपने इतना उठा दिया। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा समतल चले, ये यहाँ पे मिलेगा, समतल चले, ये उठा दिया, ये जो जगह हो गई, ये जगह है समतल। इसके बाद फिर ये तो सीधी लाइन है, यहाँ से फिर से ढाल दे दिया और उसके बाद फिर थोड़ी देर समतल, ये हो गया समतल। इसके बाद फिर से ढाल दे दिया, उसके बाद ये हो गया। तो ये ढाल हो गया, ये ढाल हो गया, ये ढाल हो गया, ये समतल, ये समतल, ये समतल और ये समतल। ये यहाँ पे बी पॉइंट पे हम पहुंच गए। तो ये जो कुल लंबाई है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक, ये जो कुल लंबाई है 5000 मीटर है। ये कुल लंबाई 5000 मीटर है, यानी 5 किलोमीटर हुई। तो और हाइट इसमें कितनी उठाई इन्होंने? 10 मीटर। ठीक है, कितनी उठाई? 10 मीटर। इसको कहते हैं औसत ढाल। तो ए और बी के बीच, ए और बी के बीच औसत या मध्य औसत ढाल ये बराबर होगी 10 मीटर बटे 5000 मीटर। ये होगी 1/500, 1/500, यानी 1/500। लास्ट चल और प्लब ढाल। चल या प्लब। चल और प्लब ढाल। सामान्य गति से चलता हुआ कोई वाहन जब डाउन ग्रेडियंट पर आता है तो बिना शक्ति लगाए, बिना ब्रेक लगाए, यदि वह सामान्य गति बनाए रखता है तो ऐसी ढाल को प्लब या फ्लोटिंग ढाल कहते हैं। फ्लोटिंग ढाल पर वाहन को छोड़ देने पर इसकी स्वतः समान गति बनी रहती है। इसमें न त्वरण होता है न मंदन होता है। कर्षण बल और कर्षण प्रतिरोध एक दूसरे के बराबर होते हैं और फ्लोटिंग ढाल बिरला ही प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ ही छात्रों, आज का लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।